बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। स्टार्ट करने से पहले जी एक दो बातें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के तमाम लेक्चर्स आपको मिलते रहें तो आप फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें। इस तरह जो भी लेक्चर अपलोड होगा उसका बाकायदा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जी जो फजल एकेडमी का दूसरा चैनल है FF एकेडमी यानी कि फजल फाउंडेशन एकेडमी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा। इसके अलावा जी अब इस लेक्चर के हवाले से जो पॉइंट है वो ये है कि आप लेट्स सपोज किसी और क्वेश्चन को समझना चाहते हैं। इन सिंपल वर्ड आप जिस भी क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन का टाइम कोड दिया हुआ है। उस टाइम कोड की मदद से आप किसी भी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आ जाए तो आपने लाजमी कमेंट करके बताना है और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है। अभी स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। कोई सारा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। देखें जी, इन आ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक है, एक कोई इंडस्ट्री है, उसका जब मैप देखा गया, उसका नक्शा देखा गया तो वहाँ पर क्या था जी, एक्सप्रेशन ऑफ एन एरिया, उस इंडस्ट्री का जो एरिया है ऑफ एन रेक्टेंगुलर वेरेंडा। आपके लिए ये वर्ड नया होगा, ठीक है, ये VE, ये स्पेलिंग इसके प्रॉपर लिखे हुए VERANDA। अच्छा, अब ये जो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये वेरेंडा है क्या। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक ऐसी शेप होती है जो कि फ्रंट साइड से या आप साइड से भी कह सकते हैं या आप चारों तरफ से कह सकते हैं, जो ओपन हो, ऐसी जगह को हम कहते हैं वेरेंडा, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये ट्राइंगल शेप भी हो सकता है, ये मुख्तलिफ शेप्स का हो सकता है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये है क्या चीज़। अब इसका एरिया आपको दिया गया, एरिया इसका क्या है जी, ये वाला एरिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कोई इंडस्ट्री है, उसमें जो रेक्टेंगुलर वेरेंडा है उसका एरिया दिया गया। तो हम साथ साथ डाटा नोट करते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए और फिर जो है ना हम साथ साथ करेंगे, ठीक है जी। देखें, सबसे पहले हमें एरिया दिया गया तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जी एरिया, ठीक है। एरिया हमें क्या दिया गया जी, एरिया की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है x² -2x - 3, ठीक है, और इसके साथ लिखा हुआ है जी मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट का क्या कहा जाता है, फाइंड। अच्छा, आगे पॉइंट्स हैं कुछ, हम फर्स्ट पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, फिर इसी तरह तीसरा। अब पहले में ये कहा जाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है इस तरह की, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वेरेंडा। अब वेरेंडा की कहानी तो आपको समझ आ गई है ये क्या चीज़ है। अब जब बात हुई है बोथ डायमेंशन, अब डायमेंशन क्या चीज़ होती है, देखें जी, अब यहाँ पर बात हुई थी रेक्टेंगुलर की, तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक शेप बना लेता हूँ जी कि सपोज कर लें ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। अब रेक्टेंगुलर में ये जो बड़ी वाली साइड होती है इसको बोला जाता है जी लेंथ, इसको हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके सामने जो होगी बिल्कुल ये दोनों इक्वल होती हैं, इसलिए इसको भी हम L कह देते हैं। और ये जो साइड है इसको बोलते हैं विड्थ, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिल्कुल इसके सामने जो होगी वो भी विड्थ है और दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है जी। आमने सामने वाली साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अच्छा, अब इसमें जब वर्ड यूज़ हुआ ना बोथ डायमेंशन ऑफ वेरेंडा, अब ये समझ लें ये एक रेक्टेंगुलर वेरेंडा है। अब डायमेंशन से मुराद ये लेंथ और विड्थ है, ठीक है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बोथ से मुराद आप समझ गए होंगे दोनों, ठीक है। बोथ डायमेंशन मतलब दोनों चीज़ें, लेंथ और विड्थ की बात हो रही है। एक्चुअली हमने पार्ट ए में क्या फाइंड करना है, लेंथ और विड्थ, ठीक है जी। हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि जो पार्ट ए है इसको भी हम सॉल्व करने लगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमें तो एरिया दिया हुआ है, एरिया से हम लेंथ और विड्थ कैसे फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि देखें, जो एरिया होता है, एरिया का एक फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, ये एक फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब देखें, हमें तो एरिया दिया हुआ है। अब ये जो चीज़ है, अब बेसिकली इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। वो जो दो फैक्टर होंगे बेसिकली वो एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी। इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा। सो हम इसको फैक्टराइज करने लगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ये इक्वल का साइन बनाया,
इसको फैक्टराइज करने का तरीका मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, लेकिन दोबारा से गाइड करता हूँ। देखें, जो स्केयर वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है ना, वो कुछ भी नहीं है, तो 1। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -3। अब आपने देखना है कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाए, प्लस माइनस करें तो -2 आना चाहिए। इसको आप मिड टर्म ब्रेक भी कह सकते हैं। अच्छा, वो दो नंबर हैं जी हमारे पास 3 और 1। 3 और 1 से अब देखें, आप देखें 3 और 1 से कैसे -2 आएगा। माइनस आंसर में -2 है, तो हम बड़े के साथ माइनस लगा देते हैं, तो इस तरह ये -2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई इन दोनों को करें तब -3 भी आ जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, इस मिड टर्म की जगह यही दोनों नंबर लिखेंगे। एक तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को लिखना है, तो ये -3, इसके साथ आपने x लिख देना है, और दूसरा आपके पास 1 है, तो आप 1 ना लिखें, आप डायरेक्ट यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल x लिख दें। x के साथ हमें 1 है और -3, ठीक है, 7 यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मज़ीद क्या करेंगे जी कि अब ये जो पहली दो टर्म है, ये दो, इन दो देखें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लें, तो x -3 आ जाएगा। अब इसमें देखें आप क्या कॉमन लें कि यहाँ पर भी x -3 बने, तो ये x है और ये माइनस है, ये 3 है, मतलब ये तो वही चीज़ है। हमें तो कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप सिंपली 1 लिख देंगे, ठीक है, 1 कॉमन लेंगे, यानी कि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मज़ीद आपने क्या करना है जी कि इन दोनों में कोई एक टर्म लिख लेनी है, जैसे x -3 मैंने लिख लिया, और एक x + 1 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब इसको फर्दर हम लिखना चाहें तो बेशक इसको हम पहले लिख लेते हैं जी, x + 1, ठीक है। अब जो बड़ी टर्म है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब देखें जी, ऐसे ऐसे लिखा रहे तब भी ठीक है। अब ये जो एरिया है ना, बेसिकली एरिया किस चीज़ के इक्वल होता है जी, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पर हम एरिया की जगह हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी लेंथ इंटू विड्थ। इसलिए ना मैंने यहाँ पर, अब आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इनका ऑर्डर क्यों चेंज किया। अब बेसिकली जो अब मैं देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है लेंथ का भी और विड्थ का। अब इसमें देखें, एरिया को मैंने बोला था कि इसमें लेंथ दो फैक्टर आएंगे, दोनों में से एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सी लेंथ है और कौन सी विड्थ है। तो मैं यहाँ से आपको अगर बताना चाहूँ कि आप अगर यहाँ पर देखें कि लेंथ बड़ी होती है या विड्थ बड़ी होती है, तो आप यकीनन कहेंगे कि सर लेंथ जो होती है वो बड़ी होती है। सो यहाँ पर इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी होगी वो हमारे लिए लेंथ होगी, ठीक है। जैसे ये x + 1 है, ये बड़ी वैल्यू है, ये x -3 है, ये छोटी है, तो ये हमारे लिए लेंथ है और ये हमारे लिए विड्थ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अलग अलग लिख लेते हैं कि हमारे पास जो L है वो L किसके इक्वल है जी, x + 1। L अब क्या चीज़ है, इसे ऊपर छोटा सा लिख दें कि ये एक लेंथ है। अब दूसरी चीज़ हमें विड्थ थी जिसको हमने W से रिप्रेजेंट किया है, वो है हमारे पास x -3। अब ये W क्या चीज़ है जी, ये हमारे पास एक विड्थ है। अच्छा, लेंथ और विड्थ का कोई ना कोई यूनिट भी होता है, सो आप यहाँ पर यूनिट भी यूज़ करेंगे। अब यूनिट आप कौन सा यूज़ करेंगे, आप क्वेश्चन में देखें कौन सा यूनिट यूज़ हुआ है, मीटर, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे मीटर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि एरिया में दो चीज़ें होती हैं, लेंथ और वेट, तो ये इसके यूनिट से भी पता चल जाता है। देखिए मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर से मुराद एक लेंथ है और एक इसकी वेट है। और ये जो चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों की बात हो रही थी कि आप फाइंड करें। तो उम्मीद है कि आपको ये जो पार्ट ए है, इस पर टाइम थोड़ा सा लग रहा है, मुझे भी फील हो रहा है कि टाइम एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ शायद, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। अभी हम पार्ट बी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास पार्ट बी है, एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरेंडा। अब वेरेंडा की कहानी तो आपको समझ आ चुकी है। अब पेरीमीटर क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पर था ना बोथ डायमेंशन, आप कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन इसी तरह बस शायद आप यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेरीमीटर कहते हैं जो उसका सारा एरिया होता है। जो वर्ड है ना पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब है होल एरिया, जितना भी उस चीज़ का है, जो भी चीज़ है। अब हमारे पास वेरेंडा है, रेक्टेंगुलर वेरेंडा है, तो हमने सपोज किया हुआ जी कि वो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर है, अब यहाँ पर मैं आपको पहले ये गाइड कर देता हूँ पेरीमीटर है क्या। एक तो मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर कहते हैं सारा जो एरिया होता है। अब ये सारा एरिया कितना है जी, देखें एक तो इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, L और इसके सामने +L, जितनी भी साइड्स हैं ना आप उनको जमा कर दें तो वो आपके पास पेरीमीटर आ जाता है। इसी तरह ये विड्थ और प्लस ये विड्थ। अब अगर आप मज़ीद देखें तो ये हो जाएगा 2L और ये हो जाएगा 2W। अब इसमें अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा L + W, ठीक है। तो ये एक फार्मूला आ गया हमारे पास। अक्सर स्टूडेंट ने डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देते हैं।
अब वो कहते हैं जी बस हमें हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये एक पेरीमीटर का फॉर्मूला बना कैसे, ये भी आपको समझ आ गया कि पेरीमीटर कहते हैं सारे एरिया को। अब सारे में क्या क्या आता है कि एल, ये चारों साइड्स आ जाती हैं, आपस में सॉल्व करेंगे तो इस तरह आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा। अब इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर पी से मुराद पेरीमीटर है जी, और यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास क्या है 2L यानी कि लेंथ और प्लस विड्थ। अब हमारे पास मज़े की बात है लेंथ भी मौजूद है और विड्थ भी मौजूद है, ठीक है जी। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास लेंथ की वैल्यू मौजूद है, ये ऊपर लिखी हुई है जो कि क्या है x+1, ठीक है। फिर प्लस अब विड्थ हमारे पास क्या जी x-3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी x-3, ठीक हो गया जी। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा x+x, ये हो जाता है 2x माइनस, देखें 1 - 3 है तो ये -2 आ जाएगा। अब 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4x-4, ठीक है। 2 2 4x, आगे फिर माइनस और 2 4। अब ये पेरीमीटर है, क्योंकि ये भी एक सारा एरिया होता है तो इसका भी कोई ना कोई यूनिट है, तो यहाँ पर हम इसका यूनिट लिख देंगे मीटर, जो कि क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। और ये जो चीज़ आपके पास है ये इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ, चलें आपके लिए आसान हो जाएगा कि ये है जी आपके पास एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये आपका पार्ट बी जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। अभी हम इसका जो पार्ट सी है वो देख लेते हैं। पार्ट सी अगर आप देखें तो एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरेंडा। अब जो वरेंडा है ना हम उसकी फेंसिंग करेंगे, ठीक है जी। आगे यानी कि जो वरेंडा है उसके आगे आप अगर आप शेप में देखें दोबारा से तो उसके आगे जो एक बाड़ सी लगी हुई है वो हमने लगानी है, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं फेंसिंग। तो अब वो कितने की होगी, वो 200 पर मीटर की है, यानी कि 200 पर मीटर की है। तो अब हमें तो ये तो 1 मीटर की बात हो रही है, हमें टोटल एरिया पता चलेगा, उसको हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस तरह कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, यानी कि 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने लिख लिया एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट RS 200 पर मीटर, ठीक है। तो पर मीटर जो है ना वो 200 में होगा, तो अब लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 मीटर हो तो वो 400 हो जाएगा। तो अब टोटल हमारे पास कितना है जी, टोटल एरिया जो है ना वो हमारे पास एक्चुअली ये वाला है। कैसे, मैंने आपको भी बताया था कि पेरीमीटर एक्चुअली होता है सारे एरिया को बोलते हैं, तो सारा एरिया तो ये वाला है। सो हम क्या करेंगे 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4x, ठीक है, ये 4x - 4 के साथ। अब 200 को आप मज़ीद मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 4 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा जी 800 और 7x माइनस फिर ये भी आ जाएगा 800, ठीक है जी। अब चूँकि ये कॉस्ट है ना तो ये आपके पास जो भी एक चीज़ लिखी हुई है ये एक अमाउंट है एक्चुअली। जब x की वैल्यू हमें पता नहीं है तो वो पता होता है ये एग्जैक्ट वैल्यू भी आ सकती है, तो ये आपने इसके साथ यूनिट लिख देना RS। एक्चुअली ये RS इसमें एज अ यूनिट जो है ना वो एक्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे जी नेक्स्ट पार्ट डी है एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरेंडा फ्लोर, ठीक है। अब हमने इसको कारपेट वगैरह जो है ना वो देखना है उसके फ्लोर पे, तो उसकी कॉस्ट जो है वो हमने निकालनी है, जो कि यहाँ पर उन्होंने बताया हुई है एक अमाउंट कि 250 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ से पता चलता है कि ये एक एरिया है। अब उसका एरिया कितना है देखें ना, ये मीटर था, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि उसकी यानी कि वो बाउंड्री जो टोटल बन रही है वो कितनी है। तो यहाँ पर जो बताया गया वो 250 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर से पता चल गया कि उसके टोटल एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फिर जो है ना हम देखें। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और आपको कंसेप्ट बता दूँ कि यहाँ पर हमने जो उसकी फेंसिंग की जो बाड़ वगैरह लगाई ना वो हमने उसकी बाउंड्री पे लगाई यूँ, ठीक है। हमने इस तरह फिर चारों साइड्स को जमा, वो एक्चुअली पेरीमीटर होता है, तो फिर हमने 200 को उससे मल्टीप्लाई करके टोटल देख लिया। अब यहाँ पर ना जो है ना वो फ्लोर की हमने उस पर कारपेट वगैरह लगाना है, तो वो कितने का होगा, वो 250 है जी पर मीटर स्क्वायर का। तो अब हमने टोटल एरिया कितना है उसको हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी 250 को टोटल एरिया से, अब टोटल एरिया कितना है ये क्वेश्चन में गिवन था, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये टोटल एरिया में गिवन है, तो ये वाली चीज़ हमने लिख देनी है जी x² - 2x - 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर आपको बता दूंगा। ये देखें ये ये हमारे पास है जी x² माइनस ये x² है, ठीक है। मैं इसको 2 लिखने लगा, तो x² - 2x और -3, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना इसका आ जाता है। आप देखिए इसमें भी कास्ट की बात हुई है,
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके साथ RSB लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जी ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जी कि एरिया बताया गया किसका, एक स्क्वायर शेप्ड सरफेस है अब मशीन की। तो यहाँ पर शेप थोड़ी सी चेंज हो गई है, इज़ गिवन बाय एक्सप्रेशन। अच्छा, पहला देखा जाए तो उस पहले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा ये चीज़ तकरीबन सेम है, जस्ट शेप का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, हम साथ साथ लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे जी एरिया। तो एरिया हमें कितना दिया हुआ है, जो कि हमारे पास है जी ये, इसको हम लिख लेते हैं 25x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 और 7। अब जो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड ए में एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस। अच्छा, इसमें जस्ट लेंथ फाइंड करनी है। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1, तो वहाँ पर जब वर्ड यूज़ हुआ था बोथ डायमेंशन। अब बोथ डायमेंशन से मुराद उसकी लेंथ भी थी और विड्थ भी थी। तो यहाँ पर आपने सिर्फ लेंथ जो है ना वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप स्क्वायर शेप की बात हुई थी, तो अगर हम मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक शेप बना देता हूँ, स्क्वायर शेप, ठीक है। अब स्क्वायर वो चीज़ होती है जिसमें चारों साइड उसके आपस में इक्वल होती हैं। तो लेट्स सपोज इसको हम एल कहते हैं, तो इस सब को फिर हम क्या कह देंगे, एल ही कह देंगे। और यही समझ लें कि हमारे लिए जो है ना हमने एक फाइंड करनी, जब एक फाइंड करेंगे तो वो चारों एक जैसी होंगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमें एरिया तो गिवन है, एरिया से हम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो अगेन जी आपके एक फार्मूला में बता देता हूँ कि एरिया जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि चारों साइड्स आपस में इक्वल है, इसलिए हम एल इंटू एल कर लेंगे, कोई सी दो साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा जी, ये एल और एल ये बन जाएगा एल का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह ये ए आ जाएगा। अब चूंकि हमने ए एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म कर लें। तो हम इसका दोनों तरफ ले लेते हैं जी स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो गया। सो इस तरह हमारे पास एल जो है ना वो इक्वल आ जाता है स्क्वायर रूट ए के। तो ये एक फार्मूला है जी जिसको यूज़ करते हुए आप पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम मेंशन भी कर लेते हैं जी, पार्ट ए जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, लेंथ फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला जी एल हम लिख लेते हैं इधर और इसको लिख लेते हैं इस साइड पे, ठीक है। ये एल हम इधर लिख लेंगे और ये साइड पे लिख लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूले को हम रिपीट करते हैं जी, जो कि हमारे पास है एल इज इक्वल टू अंडर रूट ए, ठीक हो गया जी। अब वेरी सिंपल आसान क्वेश्चन बन गया है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर ए की वैल्यू यूज़ करनी है। अब ए से मुराद एरिया है, तो ये वैल्यू गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे जी, ये साइन बना लेंगे और इसके अंदर एरिया की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि क्या है 25x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, ठीक है। 7 यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, फार्मूला भी आप यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे लिए फार्मूला शायद ईजी है, हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या जी, इसको हम बनाना है ए का स्क्वायर, इसको हम बनाएंगे बी का स्क्वायर और ये -2a भी बन जाएगा। अब ए का स्क्वायर देखें कैसे बनेगा, 25 का हम लिखेंगे 5 और ये x और ये हमने कर दिया इसको होल का स्क्वायर। तो इसको अगर आप ओपन करें तो देखें ये वापस वही चीज़ बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है जी, माइनस इसको आपने बनाना है 2ab, ठीक है। ये तो आपका a हो गया, फिलहाल आप इसी तरह बना दें और ये आपके पास b 9, आप किसका स्क्वायर लिखेंगे तो 9 आ जाए 3 का स्क्वायर। अब ये a है तो यहाँ पर a लिख लें -2a और ये b, तो ये आपका b हो गया। मैं इसको बोल रहा हूँ a, इसको ab और ये b का स्क्वायर। तो आपके पास मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ जी, जो कि हमारे पास फार्मूला है कि a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है जी a माइनस बी होल स्क्वायर के। अब ये जो चीज़ है इसके ऊपर ये साइन भी बना देते हैं जी और इसको हम क्लोज कर लेते हैं इस फॉर्म में। तो क्लोज कैसे करना है, जिनके ऊपर स्क्वायर है वो वैल्यूज़ आपने लिखनी है, लाइक 5x। साइन कौन सा बीच में लिखना है, ये वाला जो 2 के साथ है, -3 ये वाला, और आप बना देंगे होल स्क्वायर और इसके ऊपर आप साइन बना दें। अब क्या होगा जी, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो आपके पास सिंपल क्या रह गया 5x -3 और ये आपके पास क्या फाइंड होगी, लेंथ, ठीक है जी। इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपके पास लेंथ, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ LENGTH लेंथ, ठीक है जी। और लेंथ का कोई ना कोई यूनिट भी होगा, यूनिट क्वेश्चन में जो यूज़ हुआ है वो मीटर है, सो हम यहाँ पर मीटर लिख लेंगे। तो ये आपका जो पार्ट ए है जी ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट बी है वो देख लेते हैं। पार्ट बी में ये कहा गया है एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। अब देखिए नया वर्ड आ गया, पिछला जो क्वेश्चन था वहाँ पे पेरीमीटर का वर्ड यूज़ हुआ था
और यहाँ पे बाउंड्री का वर्ड यूज़ हो गया। एक्चुअली दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। मैं आपको शेप बना के बता देता हूँ। लाइक चूँकि हमें क्वेश्चन में स्क्वायर शेप का कहा गया है, तो बाउंड्री से मुराद ये सारी इसकी बाउंड्री है, ठीक है। और इसी चीज़ को बेसिकली पेरीमीटर बी कहते हैं। पेरीमीटर का मैंने आपको फार्मूला भी बताया था। तो हम बाउंड्री को क्या बोलेंगे जी, पेरीमीटर। और पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, यहाँ पर अगेन बता देता हूँ। देखिए पेरीमीटर होता है जो सारी साइड्स को आपस में ऐड कर दें। तो 4 साइड्स हैं जी, चारों की चारों एल प्लस एल और प्लस एल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 4L। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया, ठीक है जी। देखिए अब जब रटा लगा लेंगे ना कि पेरीमीटर का एक फार्मूला है, वो पिछले क्वेश्चन में कुछ और था, इसमें कुछ और हो गया, इसलिए आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर का फार्मूला बन रहा है जी, वो है 4L। और इसमें मज़े की बात यह है कि हमारे पास L की वैल्यू ऊपर मौजूद है। सिंपली यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है जी 5x-3, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 4 5 20x-4 3 12, ठीक है। और इसके साथ आप यूनिट भी लिख लें मीटर, जो चूँकि एक लेंथ है। तो ये जो चीज़ आपके पास आई है, ये एक एक्सप्रेशन है, किस चीज़ की, एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो देख लेते हैं। अब इसमें जो पार्ट सी है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन, ठीक है। अब जो वो मशीन है उसकी सरफेस को हमने पॉलिश करना है। अब कितने रुपए में होगी, 75 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, यानी कि ये एरिया एक्चुअली, ठीक है। अब जितना भी एरिया है वो 75 के हिसाब से होगा। तो हम क्या करेंगे, 75 को उसका टोटल जितना भी एरिया है, लेट्स सपोज जी एक मशीन है, उसका टोटल एरिया जो है ना वो 10 है, 10 मीटर स्क्वायर। तो 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब जितना भी एरिया, अब हमारे पास एरिया कितना है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप ये देख लें तो ये एरिया हमने लिखा हुआ है, ये एक हमारे पास एरिया है। हम क्या करेंगे, 75 को इससे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 75। तो ये मैंने लिखा 75 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, मैं एरिया ये वाला लिख रहा हूँ, 25x² - 30x+9, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आ चुका है फाइनल आंसर। इसके साथ आप, चूँकि ये कॉस्ट है यानी कि एक अमाउंट है, तो यहाँ पर आप इसके साथ ना छोटा सा RS भी लिख लें, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये एक अमाउंट है। तो ये आपका पार्ट सी कंप्लीट हो गया। आगे जी पार्ट डी जो है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ अ मशीन सरफेस एट द रेट RS 28। अब हमने क्या करना है जी, इसकी एजिंग करनी है 2 साइड्स की, जस्ट सिंपल 2 साइड्स की। तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग 2 साइड्स। अब हमने ये देखना है कि हमने जो है ना जस्ट 2 साइड्स, अगर उसकी टोटल 4 साइड्स हैं तो हमने काम कितने पे करना है, जस्ट 2 पे। तो यहाँ पर क्या होगा जी, और उसका हम एरिया जो है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखें, एक तो 28 के हिसाब से। अब चूंकि उसने जो है ना बात की है 2 साइड्स की, तो एक साइड हमारे पास जो है ना वो मौजूद है। एक साइड कितनी है जी, एक साइड ये है। अब चूंकि वो एक स्क्वायर शेप है, अगर एक साइड ये है तो बाकी चारों भी यही होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या काम करेंगे, हम 2 साइड्स की बात हुई है तो ये मैंने लिखा एक साइड का, ये एक साइड होगी। अब इसी तरह दूसरी साइड भी है, क्योंकि चारों सेम है तो दूसरी भी यही होगी। तो ये देखिए मैंने दोनों को ऐड कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, ये 28 लिखा और इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 और 5 ये हो जाएगा जी 10x, और इसके बाद ये -3 -6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तभी ठीक है, अदरवाइज ऐसे रहने दें तो तब भी ठीक है। क्योंकि अब ये कॉस्ट है तो इसके साथ आप RS भी मेंशन कर लेंगे, और यही आपका इसका आंसर बी है। अगेन क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साइड्स थी, ठीक है। तो हमने 28 के हिसाब से देखना है। तो एक साइड ये है, दूसरी भी यही है, क्योंकि स्क्वायर शेप है तो दोनों में सेम होगी। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक, ठीक है। एक टैंक है, अब है किस तरह का, क्यूबिकल ऑयल टैंक है। अब क्यूबिकल ऑयल टैंक होता है जी जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ये माइंड में रखना है, ठीक है। क्यूबिकल ऑयल टैंक में साइड्स कितनी होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। इन एन ऑयल रिफाइनरी, एक ऑयल रिफाइनरी है जी, वहाँ पे एक टैंक मौजूद है जिसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि उसके अंदर स्पेस कितनी है। तो आप ये उसका दिया हुआ है उन्होंने, तो ये हम लिख लेते हैं जी। वॉल्यूम के लिए हम वर्ड वी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल वॉल्यूम हम लिख लेते हैं, ऐसे हम वी यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है जी, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 125 x³ -150 x² + 60x - 8
और इसके साथ आप लिख लेंगे जी मीटर क्यूब। ठीक है, ये देखें क्यूब से पता चल जाता है कि ये एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम में 3 जो है ना वो साइड्स होती हैं। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर। अब हम क्या करेंगे जी कि अच्छा यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी क्लियर करते हैं, मैं आगे क्लियर करता हूँ। अब हमने क्या करना है जी, फाइंड क्या करना है पार्ट ए में, एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक। हमने उसकी क्या फाइंड करनी है जी, हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम की मदद से हम हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि क्या है, वॉल्यूम का हमारे पास होता है। वॉल्यूम में 3 साइड्स होती हैं, यानी कि ये हमने लिख लिया इसको एल इंटू एल इंटू एल। ठीक है, आप एच भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लें, मैंने जो है ना वो एक ही यूज़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे जी, ये आपस में सॉल्व होके एल क्यूब बन जाएगा। और हमने अब इस 3 को ख़त्म करना है क्यूब को। तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लिया जाता है। जैसे स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेते हैं ना, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट लेते हैं। अब क्यूब रूट क्या होता है जी, ये लिखा आपने, ये स्केयर रूट लिखा, इसके साथ आप छोटा सा 3 लिख देंगे तो ये क्यूब रूट बन जाता है। इसी तरह ये स्केयर रूट बनाया और 3 लिखेंगे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। ये 3 और ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल रह जाएगा जी एल, और ये आपके पास आ जाएगा वी का क्यूब रूट। तो ये आपके पास एक फार्मूला है जी, जिसको आपने यूज़ करके जो है ना वो वॉल्यूम की मदद से आपने उसकी हाइट, ये एल यहाँ पर ना जो है ना वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए लिख लिया और हम ये फार्मूला लिख लेंगे जो कि क्या है जी, एल इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमने एल फाइंड करनी है इसलिए मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास वी और इसका ये आ जाएगा 3। अब आपने सिंपली क्या करना है जी, यहाँ पर वी की जो ये वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर लेनी है। तो हम देखें जी, हम क्या करते हैं, ये वी की जगह ये सारा लिखेंगे 125। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क था। 125 एक्स क्यूब माइनस 150 एक्स स्केयर और प्लस 60 एक्स माइनस 8, और इसके ऊपर आप साइन बना देंगे ये क्यूब रूट का। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है जी इसमें कि इस पे ना इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लिया था। अब चूंकि यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर हम क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ जी यहाँ पर क्यूब का फार्मूला है क्या, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। क्यूब का फार्मूला जी ए माइनस बी। अब चूंकि ना माइनस आ गए इसमें तो इट्स मीन माइनस वाला फार्मूला लगेगा। ए माइनस बी क्यूब होल क्यूब इक्वल होता है जी ए का क्यूब। ठीक है, माइनस इसके बाद आप कह सकते हैं जी कि -3ab और a माइनस बी, और इसके बाद जी आप कह सकते हैं कि -b का क्यूब। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की बात बताऊँ कि ये जो फार्मूला है इसमें देखें सारा माइनस है। ठीक है, इसको याद करना आसान है, लेकिन हम इससे आगे जो एक और स्टेप लिखेंगे वो हम बेसिकली यूज़ करेंगे। वो स्टेप क्या होगा, देखें a का क्यूब माइनस, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 3a का स्क्वायर b हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3ab और b का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b का क्यूब। अच्छा, इसको याद करना आसान है। ठीक है, ये आप कर लें, इससे आगे ये बना लें, यूज़ हम इसको करेंगे। तो ये इसको मैं बॉक्स कर लेता हूँ क्योंकि ये एक जस्ट समझाने के लिए फार्मूला लिखा है। अब हम क्या करते हैं, हम इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हम क्या किया, अब यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला कौन सा, ये देखें, ये इसको हम बनाएंगे जी a का क्यूब, और ये होगा हमारे पास -3ab, और ये बनेगा जी +3ab, और ये बन जाएगा b का क्यूब। तो आप देखते जाएं ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये मैंने इसको बनाया साइन इसका। अब हमने इसको बनाना जी a का क्यूब। तो 125 जो है ना वो 5 का क्यूब होता है, 5, और इधर से x और दोनों का बना देंगे होल क्यूब। ये इसको ओपन करें तो देखें वही चीज़ आ जाएगी। आगे ये जो है ना, ये जो माइनस वाला, एक प्लस वाला होता है एक माइनस वाला होता है। जो माइनस वाला होता है वो होता है 3a का स्क्वायर b। तो मैं बहरहाल सिंपल फिलहाल लिख देता हूँ -3। अभी मुझे क्लियर नहीं है कि a क्या है b क्या है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ a का स्क्वायर और ये b बना दिया। फिर आगे जी +3a और ये b का स्क्वायर कर दिया। अब माइनस, अब b लास्ट वाला ये है तो ये 2 का हो जाएगा क्यूब। अब मुझे क्लियर हो गया ये a है और ये b है। तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं, ये हम यहाँ पर a आएगा और यहाँ पर b आएगा। इसी तरह 3a और ये आ जाएगा b। इसको अगर आप सॉल्व करके देखें तो वापस वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं कि क्या हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है जी, जब ये एक ओपन फॉर्म है तो ये चीज़ आपके पास आ चुकी है, इसको अब आपने इस तरह बना देना है, क्लोज कर देना है। क्लोज कैसे करते हैं, जिनके ऊपर क्यूब है वो वैल्यू आपने लिखनी है। लाइक हमारे पास आएगा जी 5x और दूसरा क्यूब वाला 2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में साइन आ जाएगा जी माइनस का, क्योंकि इसमें माइनस यूज़ हुआ माइनस का फार्मूला है। तो ये आप अगर प्लस का होता है ना तो वो सारा प्लस होता है। ठीक है,
और माइनस हो तो एक भी माइनस आ जाए तो आप समझ लें कि माइनस का फार्मूला है, और ये बन जाएगा इसका क्यूब और ये इसका क्यूब रूट। अब क्या होगा जी, अब इसमें ये क्यूब और ये क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होते हैं, एक्चुअली ये 3 है, ये जो क्यूब रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/3, वो 3 और 3 एक्चुअली कैंसिल हो जाते हैं, हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। तो ये 5x - 2 आ गया, और ये आपके पास एक्चुअली अगर आप देखें तो हम लेंथ फाइंड कर रहे थे, और इसका कोई ना कोई यूनिट होगा जो कि क्वेश्चन में मीटर यूज़ हुआ है तो हम मीटर लिख लेंगे। और ये आपके पास अब एल क्या चीज़ है, बेसिकली एल जो है ना ये हमारे लिए यहाँ पर हाइट है, तो हम मेंशन कर देते हैं जी कि ये क्या है, हाइट है, जो कि इक्वल आ गया 5x - 2 और ये साथ इसका यूनिट मीटर। ठीक है जी, तो ये आपका इसका आंसर आ चुका है। अभी हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट बी है वो देखते हैं। आगे जी नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। ठीक है, ऑयल टैंक का जो सरफेस एरिया है उसकी एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। अब देखें जहाँ पर जब वर्ड यूज़ हुआ ना एरिया, एरिया से मुराद अब उसकी जो है ना वो दो साइड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक साइड को लेट्स सपोज हमने एल का नाम दिया हुआ है तो दूसरी को भी हम एल कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, ये एल इंटू एल कर लेंगे, क्योंकि एरिया जो होता है ना वो दो साइड्स की आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि ओवरऑल अगर उसकी बात करें सरफेस की, अगर देखें तो वो जो ऑयल टैंक होता है वो ऑयल टैंक क्यूबिकल ऑयल टैंक है। अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो वो क्यूबिकल है, और क्यूबिकल में ये माइंड रखें कि क्यूबिकल टैंक में जो टोटल साइड्स बनती हैं वो होती हैं 6। ठीक है, टोटल साइड्स कितनी होती हैं 6, ये हो गया 6। और सरफेस एरिया की बात हुई थी, एरिया में आ जाती है एल इंटू एल, तो ये इसका एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये 6 लिखा, अब एल हमारे पास ये जो वैल्यू हमारे पास ऊपर है ये एल की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी 5x - 2, अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी 5x - 2। अब मज़ीद क्या करना है हमने कि ये 6 लिखा, ये देखें दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे 5x - 2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आई है ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक की आ गई है। और साथ हम इसका एरिया की बात हो रही है तो हम साथ मीटर स्क्वायर भी लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया क्लियर। अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो देखते हैं। आगे जी पार्ट सी है, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। अब हमने उस टैंक को क्या करना है जी, पेंट करना है आउटसाइड से, बाहर से, और RS 32 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सॉरी मीटर स्क्वायर के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर बड़ा आसान है कि आपने क्या करना है जी 32 और इसका टोटल जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दें। अब जो टोटल एरिया है ना, एरिया ये भी हमने फाइंड किया। ठीक है, ये वाला एरिया है, वो जो ऊपर दिया था वो वॉल्यूम था, मतलब उसके अंदर कितनी जो है ना वो जगह है। तो एरिया की बात हो रही है क्योंकि आउटसाइड उन्हें इसको पेंट करना है, तो एरिया जो है ना ये सारा एरिया है। 32 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 6, और ये 5x - 2 और इसका होल स्क्वायर। अब आप क्या करें जी, सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मल्टीप्लाई होके 192, और बाकी आपने इसी तरह लिख देना है 5x - 2 और होल स्क्वायर। अब चूंकि रेट की बात हो रही है RS, तो साथ आप इसके लिख देंगे RS। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4, मैकेनिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वर्किंग, वो काम कर रहा है कहाँ पे जी, ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन। एक मशीन है उसके व्हील पे काम कर रहा है। फाइंड्स देयर एरियाज, उनका जो एरिया उन व्हील्स का गिवन बाय, देखें एक A1 है और A2। इससे मुराद जो व्हील्स है ना वो हमारे पास दो हैं, एक का एरिया जो है ना उसको A1 से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो दूसरा वाला है उसका एरिया रिप्रेजेंट किया गया A2 से। ठीक है, हेल्प हिम, हमने उसकी हेल्प करनी है, फाइंड रेडियाई। अच्छा आपने वर्ड सुना होगा रेडियस, रेडियस वर्ड यूज होता है एक की अगर बात हो, तो जब देखें यहाँ पर ना दो हैं, जब दो या दो से ज़्यादा की बात होती है तो हम रेडियाई वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि ये रेडियस का प्लूरल है। ऑफ बोथ व्हील्स, अब व्हील है ना व्हील, ठीक है, हमने उस व्हील का रेडियस फाइंड करना है। जैसे व्हील यानी कि एक सर्कल टाइप है, तो हमने उसका जो है ना वो क्योंकि दो है ना तो इसलिए रेडियाई वर्ड यूज़ हो गया। तो ये बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम यहाँ पर डाटा नोट कर लेते हैं जी कि हमारे पास जो है ना हमें क्या क्या गिवन है जी, एरियाज गिवन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A1 जो है वो हमें गिवन है πx² - 6πx + 9π। ठीक है जी, ये A1 हो गया। और इसी तरह A2 जो है वो आपके पास वो भी गिवन है, जो कि क्या है πx² - 10
पाई एक्स और प्लस 25 पाई। ठीक हो गया जी। अब हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, इसमें हमने रेडियाई, यानी कि जब मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो मैं कहता हूं रेडियस फाइंड करना है इसका, और इसी तरह इसका रेडियस हमने फाइंड करना है। और एरिया से अब रेडियस की तरफ हमने शिफ्ट होना है, क्योंकि एरिया से रेडियस कैसे फाइंड होगा, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका हमारे पास एक सिंपल सा सादा सा एक फार्मूला है जी। ठीक है, उसकी मदद से हम फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं जी, स्टार ले लेते हैं। एरिया में गिवन है, तो आप देखें अब यहाँ पर ना आपको एरिया जो गिवन होता है, एरिया इक्वल होता है पाई आर स्केयर के। यहाँ पर जो आर है ना, ये रेडियस है, यही एक्चुअली हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। ये जो पाई है इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए के साथ इधर आके हो गया डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर रह गया आर स्केयर। अब स्केयर को भी ख़त्म करना चाहते हैं, तो स्केयर क्या करेंगे, स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट ले लेते हैं। ठीक है जी। तो अब हम चले, मैं अगेन इसको एक स्टेप कर लेता हूँ, और कि ये आर स्केयर और ये ए डिवाइड बाई पाई आ गया। इसका आपने ये लिया स्केयर रूट और ये भी लिया स्केयर रूट, तो ये अब हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर जी जो आर है वो इक्वल आ जाता है अंडर रूट ए ओवर पाई के। ठीक है, अब ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। आप सिंपली क्या करेंगे जी कि आर फाइंड करना है, तो हम आर को इस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आर लिखा और इसको मैं इधर चेंज कर लेता हूँ, ये ए डिवाइड बाय आ जाएगा पाई। अब चूंकि आपको पता है एरिया जो है वो A1 भी है A2 भी है, तो अभी हम बात कर रहे हैं A1 की, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर ये A1 है तो आर भी R1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, A1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, जो कि टॉप पे देखें लिखी हुई है। तो सिंपली हमने क्या करना है जी, यहाँ पे A1 की वैल्यू है पाई एक्स का स्केयर माइनस 6 पाई एक्स और प्लस 9 पाई। ठीक है, डिवाइड बाय आप क्या कर लेंगे जी, ये पाई आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो ये वाला जो इन सब में पाई वैल्यू मौजूद है, अगर इसको हम कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं जी, आसान हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं जी कि इन सब में जो पाई वाली वैल्यू है ये कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पाई कॉमन लिया, तो क्या रह गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9 और डिवाइड बाय हमारे पास ये पाई आ गया। अब ये पाई और ये पाई हो गया कैंसिल। अब जो बाकी रह जाता है जी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी क्या रह गया, इसको मैं लिख लेता हूँ पहले, एक्स का स्क्वायर जी माइनस 6 एक्स प्लस 9। इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, फैक्टराइज कर लें, फार्मूला यूज़ कर लें। तो फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो सकता है कि ए का स्क्वायर बना लें, इसको बी का स्क्वायर बना लें, ये -2a भी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे जी, ये ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, तो ये 2a भी बनेगा, इसको मैं फ़िलहाल लिखता हूँ यू 2a भी, और ये है जी बी का स्क्वायर। तो किस चीज़ का स्क्वायर करें, 9 आ जाए 3 का, तो ये अब लिखेंगे a और ये आ जाएगा b। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। तो क्लोज कैसे करना है, जिनके ऊपर स्क्वायर है ये दोनों लिखे जाएंगे, दोनों के बीच में साइन ये 2 के साथ जो है -3, ये आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हो गए कैंसिल। सिंपल आपके पास आ गया जी x-3 और ये आपके पास है जी R1। इस R1 को आप सादा अल्फाज में यूँ भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये रेडियस 1 है। ठीक है, यानी कि जो पहला व्हील है ना उसका रेडियस है, क्योंकि 2 व्हील है हमारे पास, तो ये R1 फाइंड हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह अब आपने R2 फाइंड करना है। तो अगेन यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप फार्मूला लिख के इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसी तरह बनाना चाहें तो तब भी ठीक है। नहीं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको 1 का नाम दे दें और यहाँ पर आप ये लाइन बना लें और लिखें यहाँ पर जी फ्रॉम 1। आपको दोबारा से ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रॉम 1 आप लिखा, फ्रॉम 1 क्या है जी, ये r इज़ इक्वल टू, ये वाला फार्मूला लिखना है। ठीक है, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में, r इज़ इक्वल टू अंडर रूट a ओवर पाई। ठीक है, अब चूंकि आप जो रेडियस फाइंड करने लगे हैं वो A2 का, तो ये हमारे पास A2 अगर हो जाता है तो ये भी R2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, A2 की जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं, जो कि ऊपर लिखी हुई है पाई एक्स का स्क्वायर -10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। ओके हो गया जी। अब डिवाइड बाय आप पाई कर लेंगे। इसी तरह आप इसमें देखें पाई तीनों में है, तो आप कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दें, तो ये पाई हम कैंसिल करेंगे जी, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 25, ये अब कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय आप पाई करें जी, और ये आपके हो गया कैंसिल। जो सिंपल चीज़ रहेगी उसको आप लिख लें, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 25। इसको आप सॉल्व कर लें, अगेन या फैक्टराइज कर लें या फार्मूला यूज़ कर लें, लेकिन फार्मूला देख लें क्या यूज़ हो सकता है जी, बिल्कुल हो रहा है तो हम कर सकते हैं। इसमें फार्मूला ऐसे देखना होता है कि ये ए का स्क्वायर बन जाए, ये बी का स्क्वायर बन जाए और ये 2a भी बन जाए। अगर तो बन जाता है तो ठीक है,
जैसे इसको हम लिखेंगे जी एक्स का स्क्वायर माइनस ये बनेगा हमारे पास 2ab और 25 किसका स्क्वायर करें जी, 25 आ जाए 5 का स्क्वायर करेंगे तो ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू और ये b a लिख लिया। अब हम इसको क्लोज कर लेंगे तो जिनके ऊपर स्क्वायर है वो लिखते हैं, साइन ये वाला आ जाएगा माइनस और ये होल स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो गया। सिंपली आपके पास आ गया जी x माइनस 5 और ये आपके पास r2 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है जी कि r2 का आप क्या लिखते हैं जी, रेडियस 2। ठीक है, रेडियस 2 आपके पास क्या है, x माइनस 5। तो ये आपके पास r2 फाइंड हो जाता है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी, ये आप देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक एक चीज़ को समझें, ठीक है, रटा ना लगाएं, समझने की कोशिश करें, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आ मशीन हैज़ 2 स्क्वायर्ड शेप प्रेशर। एक मशीन है जी, उसमें दो जो है वो प्रेशर हैं। अब किस शेप के प्रेशर हैं जी, स्क्वायर्ड शेप, यानी कि स्क्वायर है। अच्छा ठीक हो गया जी, विद एरियाज एक्सप्रेस्ड बाय। अब उन दो जो प्रेशर्स हैं उनका जो एरिया है ना वो दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली से मुराद ये पहला समझ लें और ये दूसरा है। तो अब हम क्या करेंगे, साथ साथ लिख लेते हैं कि अच्छा A1 ये जो पहले वाला है ना एरिया, क्योंकि ये एरियाज हैं तो मैं पहले को ए का नाम दे देता हूँ, एरिया ए से, और A1 से मुराद पहले वाला। तो ये कितना है जी 25 m का स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर नहीं है, m स्क्वायर है, वेरिएबल को यूज़ हुआ है। और इसको हम A2 बोल देंगे तो A2 जो है वो कितना है जी 36 n का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो जो है ना वो प्रेशर हैं, जिसको एक को हमने नाम दिया A1 का उसके एरिया को, और दूसरे को हमने A2 का नाम दे दिया। ओके हो गया जी। अब तीसरी चीज़ आगे पढ़ते हैं, वो क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज। अब तो यहाँ पर पहले तो आप ये समझ लें, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, ये जो दो एरियाज हैं इनमें डिफरेंस से क्या मुराद है कि आपने A1 में से A2 को क्या कर देना, माइनस कर देना। डिफरेंस से मुराद माइनस कर दें तो फिर क्या आ जाएगा जी, डिस्क्राइब आ रेक्टेंगुलर प्रेशर, यानी कि जब आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, रेक्टेंगुलर प्रेशर का। मतलब एक और भी प्रेशर उसमें मौजूद है जो कि किस शेप से है, रेक्टेंगुलर की। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, लिख लेते हैं कि एरिया, ये उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा, देखें एक तो दो थे वो स्क्वायर शेप वाले, और ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है ना प्रेशर है, ये कहता है कि ये आएगा जी दोनों के, उन पहले वाले दोनों का डिफरेंस लेने से। डिफरेंस से मुराद, इसको तो हम नाम दे देते हैं जी ए का, और आएगा जी A1 माइनस A2 से। ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंस, बेसिकली माइनस को। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है जी, फिर हमने क्या करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। अब डायमेंशन से क्या मुराद है, मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया था, डायमेंशन से मुराद उसकी लेंथ और विड्थ की बात होती है। अगर रेक्टेंगुलर है ना, तो रेक्टेंगुलर शेप, लेट्स सपोज जी मैं आपके सामने ये बना देता हूँ कि जी ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी ये लेंथ है और ये विड्थ है, ये लेंथ है तो ये भी है, इसी तरह ये विड्थ है। तो एक्चुअली डायमेंशन से मुराद आपने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो बड़ा आसान है जी, इसकी रेक्टेंगुलर वाले की बड़ी आसानी से आ जाएगी। वो कैसे देखें, अब यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 25 m का स्क्वायर, माइनस A2 की वैल्यू क्या है जी 36 n का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखते ही पता चल गया कि यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, इसको हम बनाएंगे A का स्क्वायर, इसको बनाएंगे B का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा जी 5m का स्क्वायर माइनस ये बनेगा 6n का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस पर आप फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे। तो देखें जी फार्मूला क्या है कि आप इसको एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में 5m प्लस 6n, और इसी को आप एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में 5m प्लस 6n। उम्मीद है आपको ये फार्मूला आता होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे ये रफ वर्क बना देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है जी a प्लस b और a माइनस b, ये फार्मूला। ठीक है, ये मैंने यूज़ किया, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है जी, रफ वर्क है। अब हमने क्या करना है जी, अब देखें, अब ये दो चीज़ें तो हमारे पास आ चुकी हैं। अब जो एरिया होता है ना वो एक्चुअली इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो ये लेट्स सपोज इसको मैं a लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जो एरिया है ना ये हमारे पास इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ। ये मैंने आपको फार्मूला पहले क्वेश्चन में बताया था, और ये इसी तरह आ जाएगा 5m प्लस 6n और 5m प्लस 6n। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक लेंथ है और एक विड्थ है।
सॉरी ये जो है ना हमने यहाँ पर एक मिस्टेक किया कि ये माइनस आएगा, ठीक है। आपको जो फार्मूला बताया वो a प्लस बी ए माइनस बी, इसी तरह a प्लस बी ए माइनस बी। अब जो बड़ी वाली वैल्यू है वो होती है जी लेंथ, और जो छोटी होती है वो होती है विड्थ। अब इसमें जो प्लस वाली वैल्यू है ये होगी लेंथ, और जो माइनस वाली है ये होगी विड्थ। इसको आप अलग से लिखना चाहें तो तब भी ठीक है, यानी कि आप अलग से मेंशन कर दें जो लेंथ है, ताकि क्लियर, इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी लेंथ है कौन सी विड्थ है। लेकिन थोड़ा सा आसान क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास लेंथ है जी, ठीक है। और दूसरे हमारे पास विड्थ जो है वो हमारे पास है 5m-6n, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जो है ना वो आंसर आ जाता है। उम्मीद है जी कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। डायमेंशन बेसिकली कहते हैं लेंथ और विड्थ को, रेक्टेंगुलर प्रेशर की ये लेंथ और ये विड्थ फाइंड हो गई है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल, ठीक है। एक मिसाइल है, वो डिस्टेंस कवर करता है कितना, टू हिट द टारगेट, कोई टारगेट है जिसको उस मिसाइल ने हिट करना है, इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। जब वो मिसाइल उस टारगेट को हिट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है जी, ये डिस्टेंस हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्टेंस नोट कर लेते हैं कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, और साथ इसका यूनिट भी मीटर। अब फाइंड हमने क्या करना है जी, फाइंड ए में है कि द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल, हमने स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट, यानी कि वो जो मिसाइल है उसकी स्पीड कितनी है, एक तो हमने ये फाइंड करना है, और दूसरा वो टाइम कितना ले रहा है टू टारगेट तक पहुंचते हुए, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ये बहुत आसान है, आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ जी कि जो स्पीड होती है v से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो जो स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के, यानी कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में, वो एक्चुअली इसकी स्पीड हम कहते हैं। तो अगर इसी को हम थोड़ा सा एडजस्ट करें कि टाइम, देखें यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना वो अलग है, तो डिस्टेंस को अलग कर लेते हैं, ये जो डिवाइड हो रहा है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये v क्रॉस t इज इक्वल टू डी आ जाएगा। सो d को इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू v इंटू टी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अगर इस फार्मूले को मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, ठीक है, a और b पार्ट दोनों सॉल्व हो जाएंगे हमारे, इसलिए हम a b जो है ना वो दोनों की हेडिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस इक्वल है हमारे पास किसके जी, v क्रॉस t के, तो ये v क्रॉस t के। अब एक्चुअली देखें ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ये डिस्टेंस हो गया। अब ये जो चीज़ है ना ये इसके इक्वल है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक v है और एक t है, यानी कि एक स्पीड है और एक टाइम है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसमें से दो चीज़ें फाइंड हो जाएंगी, वो दो चीज़ें एक्चुअली एक v होगी और एक t होगा। तो बड़ा आसान है जी, हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसको। तो हम क्या करते हैं जी, देखें कि मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करने का आपको आइडिया होगा, यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है, 1 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो फिर हमने क्या करना है जी कि अब कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 6 है, प्लस करें या माइनस करें, आंसर 5 आना चाहिए। तो नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो देखना है जिससे 5 भी आ जाए और 6 भी आ जाए, तो वो नंबर है जी 302। 302 से 5 भी आता है, ऐड करने से दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 भी आ जाता है, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर, इस मिड टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे ये 302, तो ये 3 साथ एक्स भी आपने लिखना है, प्लस इसी तरह 2x और प्लस लास्ट पे 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है वो देखना है। इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ जाएगा। और इन दोनों में अगर आप देखें तो आप वही चीज़ कॉमन लें कि x प्लस 3 बने, ठीक है। तो इन दोनों की बात हो रही है, तो इन दोनों में देखें, पहला इसमें जस्ट हमें x चाहिए तो 2 एक्स्ट्रा है, तो इट्स मीन आपने 2 ही कॉमन लेना है। साइन अगर ये वाला सेम हो तो आप जस्ट प्लस कॉमन ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों में लिखा x प्लस 3, ठीक है, ये दोनों में से एक आ गया और इसी तरह x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये आपके पास अब दो चीज़ें, इनमें अब आपकी स्पीड भी मौजूद है और टाइम भी मौजूद है। अब हमें ये क्लियर नहीं है कि इसमें से कौन सी स्पीड है और कौन सा टाइम है, ठीक है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर अब हमने क्या करना है,
देखें डिस्टेंस जो है ना इन दोनों के इक्वल आ गया, तो डिस्टेंस इन दोनों के इक्वल से मुराद इसमें एक स्पीड होती है और एक टाइम होता है। इसी तरह इसमें एक स्पीड होगी एक टाइम होगा। अगर आप इसको स्पीड बोल देते हैं तो फिर ये आपके लिए टाइम हो जाएगा, और अगर इसको आप जो है ना वो स्पीड कहते हैं तो फिर ये टाइम हो जाएगा, मतलब आपस में चेंज हो जाएगा। फिर इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर इसका कुछ हम यूँ लिखेंगे, इफ़, ठीक है, हम लिखेंगे इफ़ स्पीड इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से किसको आप स्पीड बोलना चाहते हैं जी? लेट्स सपोज हम कहते हैं ये एक स्पीड है x+2। अच्छा, ये अगर स्पीड है तो फिर ये क्या होगा? फिर ये टाइम हो जाएगा। देन अच्छा, बुक में जो है आपके हो सकता है मिस्टेक भी है आंसर में, जो बुक के एंड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो क्योंकि हमने डिस्टेंस तो हमें गिवन है, ठीक है, हमने स्पीड और टाइम की बात कर रहे हैं, तो अगर ये हमारे लिए स्पीड है तो ये हमारे लिए टाइम होगा। देन टाइम, ठीक है, टाइम क्या होगा जी? x+3 एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा का क्या मतलब है? वाइस वर्सा का मतलब है इसका उलट कर दें, जिसको आपने टाइम बोला है इसको आप स्पीड बोल दें, और जिसको आपने स्पीड कहा था उसको आप टाइम कह सकते हैं, ये मतलब आपस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप लिखना चाहें तो आप यूँ लिख सकते हैं इफ़ स्पीड, आप इसकी जगह इसको स्पीड बना दें, देन टाइम और इसको आप टाइम कर दें। बेसिकली ये वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसका उलट। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ जी कि अगर इस एक्सरसाइज आपको समझ आई है, आपको फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल से फ़ायदा हो रहा है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।